सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं अंकित शर्मा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 68 सिक्योर किया इन गेट 2020 फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रीम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। सो आप बताइए थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर सिक्योरिंग अंडर 100 रैंक, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 68। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे फील कर रहे हैं आप? फिनोमिनल। अच्छा ही फील हो रहा है। जिसके लिए पढ़ाई की थी, जिसके लिए इतना मेहनत किया था, वो चीज़ हो गई। अच्छा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का? ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फाइनल ईयर में भी अटेम्प्ट किया था और एक साल ड्रॉप लेने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो फर्स्ट टाइम आपका कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट टाइम मेरे मार्क्स थे 59.95, ऑलमोस्ट 60। Almost 60 marks. And this time, how much your marks is? 79। 79 marks. So from 59 to 79, almost 20 marks का difference. ये बहुत ज़्यादा huge impact create करता है. So एक बात बताइए, जैसे कि आपने कोई जॉब करते करते प्रिपरेशन किया कि ओनली ड्रॉप लेके आपने प्रिपरेशन किया? ओनली ड्रॉप लिया था मैंने, रेगुलर कोचिंग की उसके बाद। अच्छा अच्छा, रेगुलर कोचिंग की और आपने पढ़ाई किया एंड बहुत अच्छे से किया। ओके, सो बताइए आप लाइक आपने किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी रखा था बेसिकली प्रिपरेशन का, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी तो बताइए। स्ट्रैटेजी तो सिमिलर ही था जो सारे टॉपर्स लोग बताते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल तो जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं तो कोचिंग में बहुत सारा सिलेबस रहता है कवर करने के लिए, और जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं तो और लोड बढ़ते जाता है। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो वो रिवाइज भी करना है, और फिर जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है उसको भी रखना है अपने साथ। तो वही है, स्टार्टिंग में तो बस जो सब्जेक्ट कोचिंग में चल रहा था तो वही रोज रिवाइज कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हो चुके हैं उनको भी रिवाइज कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है टेस्ट सीरीज तक की। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते थे? एट ए टाइम आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे? एट ए टाइम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स, और 2 से ज़्यादा मुझसे होते भी नहीं थे, और मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करता था क्योंकि फिर फोकस शिफ्ट हो जाता मेरा। तो मैं जो एक सब्जेक्ट इस तरीके से रखता था जो मैं रिवाइज कर एक जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा बैलेंस रहता था। जो रिवाइज कर रहा हूँ उसमें से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है, और जो पढ़ रहा हूँ उसमें थ्योरी पढ़ता हूँ। तो दोनों चीज़, न्यूमेरिकल्स भी हो रहे थे मेरे एक ही दिन में और थ्योरी भी हो रही थी, लेकिन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की हो रही थी। अच्छा, ये बहुत अच्छा अप्रोच बताया आपने। ओके, सो आप डेली कितने आवर्स पढ़ा करते थे इंक्लूडिंग कोचिंग एंड ऑल? और सेल्फ स्टडी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? मीन्स आप कितना आवर्स पढ़ा करते थे इन वन डे, एंड आपने सेल्फ स्टडी किया कितना आवर का सेल्फ स्टडी किया, कितना आवर आपने कोचिंग में डेडिकेट किया? मेरा 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के था। जिस दिन कोचिंग ज़्यादा हो जाती थी तो सेल्फ स्टडी थोड़ी कम हो पाती थी। अगर कोचिंग नहीं है तो फिर पूरा सेल्फ स्टडी होता था। तो मतलब 10 to 12 आवर्स मिनिमम था, उससे ऊपर हो जाए तो अच्छा ही है। ओके, सो एक बात बताइए, ये आपने ये बताया कि आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करते थे, रिवाइज करते थे। तो एक बात बताइए, जब आप प्रिपरेशन करते थे, ठीक है, आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, आपसे न्यूमेरिकल जब सॉल्व नहीं हो पाता था, ऐसा भी कुछ फेज आया होगा कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, तो आप कैसे अप्रोच करते थे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब आपसे सॉल्व नहीं होता था? या फिर आपको डेफिनेटली बहुत सैडनेस लगता होगा जब हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, तो उस चीज़ को आप कैसे डील करते थे, कैसे टैकल करते थे? तो बेसिकली क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका मैंने क्राइटेरिया बनाया था कि क्वेश्चन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्या मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ है, मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे हैं लेकिन वो कभी एग्जाम में आएंगे नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को करना, उसमें फंसना फालतू। और टेस्ट सीरीज में, हर टेस्ट सीरीज में 10 to 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जिनको करने का कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो मैं पहले एनालाइज करता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्सेप्ट पढ़ाई करता हूँ, थ्योरी पढ़ता हूँ पूरा, क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। और अगर न्यूमेरिकली मतलब अगर सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक का तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस ये बस मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स में डालता था क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं। अगर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ है तो उसको मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। अगर इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, मुझसे नहीं हुआ तो मेरे को थोड़ा डर लगता था, तो फिर मैं थोड़ा उसके लिए पढ़ाई करता था।
अच्छा, तो मतलब आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, उसके लिए प्रैक्टिस करते थे उस टॉपिक से, एंड देन आप इस तरीके से रिमूव करते थे अपने उसको। आप सिली मिस्टेक से कैसे डील हाँ, करते थे? सिली सिली मिस्टेक से तो मैं मिस्टेक। फाइनल एग्जाम में भी डील नहीं कर पाया, मतलब एक दो हो ही गई उसमें भी। पर यही है कि प्रैक्टिस करते जाओ और कम होती जाती हैं। देखो क्या सिली मिस्टेक हो रही है, मतलब एक नोटबुक मेंटेन किया था, इसमें सिली मिस्टेक मेंटेन दिख रहा था कि यहाँ पे ये मिस हो जाता है, इस क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है बाद में। फिर वही सब कम हुआ, लेकिन लास्ट में भी एक दो हो ही गई। अच्छा, ओके। तो मतलब ये सिली मिस्टेक आपका पीछा नहीं छोड़ा, एल्स आप शायद और अंडर 50 रैंक आ जाता आपका। ओके, चलो कोई नहीं, 68 भी बहुत अच्छा रैंक है। इसमें आपको बहुत अच्छे पीएसयूज एंड आईआईटीज मिल सकते हैं। सो एक बात बताइए, आपने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, राइट, विदाउट एनी जॉब। यस। तो आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेटेड रखी गेट के लिए? और डेफिनेटली कुछ लोग आए होंगे आपको डीमोटिवेट करने के लिए कि आप मतलब कुछ नहीं होगा, तो उस चीज़ों को आपने कैसे डील किया, कैसे टैकल किया? एक्चुअली मेरी सराउंडिंग ही मेरे को हेल्प किया। जैसे मेरे सारे दोस्त जो लोग थे वो हमेशा पढ़ते रहते थे, और मेरे को फैमिली से ही मोटिवेशन था कि कोई बात नहीं, करते रहो जब तक नहीं होता है। तो वही है कि मोटिवेशन था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था ज़्यादा, तो ईएससी या फिर गेट का ही ऑप्शन था। तो सराउंडिंग ने मेरे को बहुत हेल्प किया। जितने मेरे फ्रेंड्स लोग थे, रूममेट्स थे, वो भी हमेशा पढ़ रहे हैं, और कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उनको देख के मोटिवेशन आता था कि वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। तो उसी से हो गया। अच्छा, ओके ओके। सो बेसिकली ये बताइए, आपको कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगते थे मैकेनिकल में? यू आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, जैसे सोम टोम और जो है, वो सब तो मेरे को इजी लगते थे। जो मैं मैकेनिकल ग्रेजुएशन में देख लिया था कि ये सब तो मेरे वायात का खेल है, मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पर जो ऐसे थर्मल वाला पार्ट था, फ्लूइड वाला पार्ट था, उसमें छोटी सिली सिली मिस्टेक हो रही है, कभी कोई कुछ स्पेसिफिक हीट में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ में प्रॉब्लम हो रही है, हीट एक्सचेंजर्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो वही सब जो थर्मल वाला पार्ट था, उसी में थोड़ा मेरे को टफ लगता था पर्सनल लेवल पे। और जो मटेरियल साइंस वाला पार्ट था, वो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे। और जो मैकेनिक्स वाला पार्ट था, उसमें तो एक बार कॉन्सेप्ट आपका बन गया, फिर तो सब न्यूमेरिकल सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके ओके ओके। सो आपने बेसिकली जो टफ सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपने बताया मटेरियल साइंस, आपको जो लगे डिफिकल्ट, उनको आपने किस तरीके से टैकल किया? आपने कुछ ऐसा अलग से कुछ स्ट्रैटेजी लगाया उसके लिए? और मतलब आपके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थे, उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? प्रैक्टिस। किसी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपको फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो प्रैक्टिस से ही आते हैं। ओके, तो ये आपने बहुत प्रैक्टिस किया। एंड ओके, एंड आपने टेस्ट सीरीज देना कब से स्टार्ट किया? टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना कब से स्टार्ट किया था? टेस्ट सीरीज वन सिंगल सब्जेक्ट वाला है, तो मैं जैसे ही एक सब्जेक्ट कोचिंग में खत्म होता है, उसका एक टेस्ट देता था, जिससे कि पता चल जाए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब कितना हमने पढ़ लिया और कितना और बाकी है, मतलब क्या आगे कॉन्सेप्ट और आते हैं एग्जाम में। तो एक सिंगल टेस्ट हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, फिर उसके 10-15 दिन बाद उसी सब्जेक्ट का एक और टेस्ट, फिर वो सब्जेक्ट में थोड़ी देर के लिए रोक देता था, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बिल्डअप होते हैं वहाँ पर, तो और पढ़ते रहता हूँ। फिर जब नवंबर और दिसंबर और जनवरी आया, फिर तो सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट था, और कोई ऑप्शन ही नहीं, और कुछ था ही नहीं। टेस्ट दो, जो नहीं बन रहा है उसे पढ़ो, और फिर टेस्ट दो, फिर पढ़ो टेस्ट, यही है। ओके, तो टेस्ट सीरीज का आप ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन प्रिपरेशन, राइट? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का ही, टेस्ट सीरीज का ये तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। हाँ, सो ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट के बिना आप गेट क्रैक नहीं कर सकते, स्पेशली अभी का जो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है गेट में, क्या है कि एक्यूरेसी चाहिए, और आपको ओके। सो आपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया था अटेम्प्ट करना? सॉरी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपने कब से फुल लेंथ अटेम्प्ट दिसंबर, किया? क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी आ रहा था, तो उसमें इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से पढ़ते थे। तो फिर उसके बाद जैसे ही इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम खत्म हुआ, तो उसके बाद तो सिर्फ फुल टेस्ट, सारे फुल टेस्ट दिए मैंने, जितने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सारे फुल टेस्ट दिया। तो उसमें कभी अच्छे नंबर आते थे, कभी थोड़े अच्छे नहीं आते थे, तो दोनों को एक्सेप्ट करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बस उसको देखो, जो हो रहे हैं। मेरा यही मानना था कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, टफ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मार्क्स तो सबके ऑलमोस्ट सेम ही है, एक 2 नंबर का, एक नंबर का, चाहे टफ हो या इजी हो। तो आपका इजी क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, और आप देखो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है,
क्या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो किसी से भी नहीं होंगे, और जिससे हो रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखो, और इजी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी टेस्ट में। ओके, तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने थे, मींस लोएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज? लोएस्ट मार्क्स 37। 37 एंड हाईएस्ट? हाईएस्ट 84 85। ओह ग्रेट। तो आपने ऐसे कितने फुल एंड टेस्ट दिया था, अटेम्प्ट किया था आपने? 11 to 12 सारे ही कर लिए थे, एडवांस वाले भी कर लिए थे, जो कोई नहीं करता है तो। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर योर प्रिपरेशन? प्रीवियस ईयर का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं बताऊं जनवरी 15 जनवरी से 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर ही किया। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आईआईटी क्या जानना चाहता है स्टूडेंट के बारे में, क्या टेस्ट कर रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। वो नॉलेज आपकी ज़्यादा टेस्ट नहीं करता है, वैरायटी नहीं देखता, नॉलेज एप्टीट्यूड, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट पता है वो कितना डीप पता है, आईआईटी वो चेक कर रहा है। तो मैं देख सकता था हर सब्जेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है वो, सो में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि 3 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं, ज़्यादा बाहर से भी नहीं पूछेगा, तो वो कहाँ तक जा रहा है, तो वो मैं एनालाइज कर रहा था आईआईटी कहाँ तक जा रहा है, बस उसी से हेल्प हुई मेरी। वो बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। ओके, सो प्रीवियस ईयर को आप किस तरीके से एनालाइज करते थे? थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके बताएंगे, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट करके बताएंगे ज़्यादा, थोड़ा सा और डीपली? तो फर्स्टली क्या हुआ, जब ग्रेजुएशन में था तो मैं प्रीवियस ईयर 1 से 2 बार कर चुका था, तो मेरे को पता ही था क्या क्वेश्चन। फिर जब मैं कोचिंग में गया तो मैंने प्रीवियस ईयर थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्योंकि नए क्वेश्चन आ रहे थे, पुराने क्वेश्चन करने से मतलब नहीं था, नए क्वेश्चन आ रहे थे तो टेस्ट सीरीज दे रहा था। फिर जब जनवरी का लास्ट फेज आया तो मैंने प्रीवियस ईयर फिर से उठाया, फिर मार्क किया किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। तो अराउंड 2500 क्वेश्चन थे, तो मैं पूरा स्ट्रेटेजी बनाया कि 15 दिन है, 2500 क्वेश्चन है, एक दिन में इतने क्वेश्चन करना जरूरी है। फिर उस क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन किया, कोई इजी हो या टफ हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही मार्क्स के होते हैं, सेम वेटेज रखते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन किया, और उसको एनालाइज ऐसे ही करना है कि आप देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता, कौन सा ज़्यादा बार पूछा जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि अगली बार वही ज़्यादा बार पूछा जाएगा। तो वही मेरा यही था कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको भी एक बार देखो, उसको लाइटली मत लो, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में आपको गलती करवा दे, आप उसको लाइटली ले जाओ। ओके, तो जैसे एक बात बताइए, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि एकदम सिमिलर पूछ लिया, राइट? जैसे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, तो उससे फिर आपका वेरिएशन किया तो उसके क्वेश्चन जो है वो फिर एक और डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी आपने एनालाइज किया क्या? इस तरीके का एनालिसिस भी करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन को चेंज करके? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हेलो, इज इट ऑडिबल? क्या आपको ऑडिबल थी मेरी आवाज? यस यस। हाँ, मैंने यही पूछा कि मैं यही पूछ रहा था कि आपने जो एनालिसिस के बारे में बताया, क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए स्टूडेंट को कि इस क्वेश्चन में मैं अगर ये वैल्यू को चेंज किया, सो क्या इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन आएगा, है ना? मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से हम 4 to 5 क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, ऐसा एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये आप किया करते थे क्या? मतलब मेरा ये था कि एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करो, जैसे आप मेटल कटिंग पढ़ रहे हो तो मेटल कटिंग में आप ये एनालाइज करोगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फोर्स का पूछा जा रहा है, किस चीज का पूछा जा रहा है, उसमें क्या क्या वेरिएशन, कभी फोर्स नहीं देगा तो कभी आरपीएम पूछ रहा है, आरपीएम दे रहा है तो मटेरियल पूछ रहा है कितना रिमूव हो रहा है। तो अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दे रहा है, कुछ तो देगा ही। बस वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। मैंने सब पहले से ही ये किया हुआ था कि अगर फोर्स देगा तो कुछ और पूछेगा, दूसरी फोर्स पूछेगा, एंगल देगा तो फोर्स पूछेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्वेंट्री का है तो इतनी चीज़ें तो उसको डेफिनेटली देनी ही पड़ेंगी, और जो चीज़ नहीं देगा वही पूछेगा। तो बस आपको पूरा एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना है, एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, जैसे मेटल कटिंग हुआ, इन्वेंट्री हुआ, तो उसको एनालाइज करना है कि उसमें क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और चेंज क्या कर रहा है वो, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग है, वो क्या क्या चेंज कर रहा है। तो अगली बार भी जो चेंज पिछली बार नहीं किया वो इस बार करेगा, तो उस तरीके से थोड़ा प्रेडिक्ट हो जाता है। ओके ओके, बहुत गुड पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया। ओके, तो क्या बोलते हैं, ये बताइए आपने कौन कौन से बुक्स रेफर किए थे? जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, आपने कौन सा बुक रेफर किया था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए वैसे मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा मैकेनिक्स
स्ट्रांग ही था, बोस्ट नहीं कर रहा पर स्ट्रांग ही था। और जितना भी मेरा ये टेस्ट सीरीज था उसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बस टेस्ट दिया, हो गया मेरा उससे। अच्छा, स्टिल कोई ऐसा बुक अगर आप रेफर करना चाहेंगे तो एस्पिरेंट्स के लिए? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए तो बस क्वेश्चन ही करो और एचसी वर्मा पढ़ लो, ओके। वो 11-12 की हो जाती है थोड़ा, लेकिन अच्छा, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए? 10 तो मटेरियल के आर के बंसल आती है, आर के बंसल, वो सही है क्योंकि वो उसमें गेट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बुक्स उसके भी अच्छी हैं, टेमेशन को अच्छी है और भी अच्छी हैं, पर हमको गेट की प्रिपरेशन करना है तो आर के जैन से जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें गेट के हिसाब से पढ़ाया गया है, क्या जो उसके वो रहते हैं क्वेश्चंस जो रहते हैं वो गेट के हिसाब से आते हैं। आर के बंसल बताया आपने, आर के बंसल बताया फॉर सॉम, राइट? आर के बंसल बताया ना आपने, और आर के जैन, इज इट ऑडिबल? हेलो, आर के बंसल बताया ना आपने, आर के बंसल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट? यस यस, हाँ, क्योंकि आपने बीच में जैन हो, ओके। फिर इस थियरी ऑफ मशीन के लिए कौन सी बुक आपने रेफर किया था? एसएस रतन, थियरी ऑफ मशीन के लिए एसएस रतन बेस्ट है। ओके, एंड देन और कौन सी मशीन डिजाइन के लिए? वीवी भंडारी, वीवी भंडारी, ओके। एंड देन मैं भंडारी थर्मल is best सब्जेक्ट, थर्मल थर्मोडायनामिक्स, के लिए तो वी कैन वी कैन, ओके। एंड हीट ट्रांसफर सेंजल से पढ़ा था, एंजल से। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी आर के बंसल, आर के बंसल, ओके। एंड आपका वो सब्जेक्ट आरएसी, आरईसी, आरईसी वैसे भी मेरा छूट गया था लेकिन मेरे को भी याद नहीं कौन सी, वैसे भी मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था और नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। ओके। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए आपने कौन सी बुक रेफर की थी? इंडस्ट्रियल के लिए कोई बुक प्रेफर नहीं किया। अच्छा, इंडस्ट्रियल एक मैथमेटिक्स की तरह ही मैंने डील किया, सिर्फ क्वेश्चंस करो, उसमें ज़्यादा थ्योरी होती नहीं है। ओके। एंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन तो एसके मॉडल सर के नोट्स हैं, वही काफ़ी है। अच्छा, ओके ओके। एंड एट लास्ट आपका मटेरियल साइंस? मटेरियल साइंस के लिए काफ़ी बुक्स हैं, क्वेश्चन एंड मलिक है, फिर ओपी खन्ना है, मतलब हर वेराइटी के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका पढ़ना है, सारी बुक सारी नहीं पढ़नी है। ओके। एंड एट लास्ट आपने मैथमेटिक्स को कहाँ से पढ़ा था? मैथमेटिक्स को, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? मैं सारे एस्पिरेंट्स को बस यही बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल में सारे सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल, वो मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के वेटेज हर ईयर 13 to 14 मार्क्स, तो आप इसको सबसे ज़्यादा पढ़ाए। और मैंने इसके लिए तो ऑनलाइन बुक मंगाई थी, मेडिसी की बुक थी, तो उसी से मैं पढ़ा और सारे क्वेश्चन किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वही सारे क्वेश्चन कर लो और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। मैथमेटिक्स को लाइटली मत लो क्योंकि इससे 14 से 13 मार्क्स का हर साल पूछा जा रहा है, वो कंपलसरी है, वो तो उतना पूछेंगे ही, तो उतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे आपके, तो उसमें आपका 100 स्कोर होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा भी और आपका भी होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट्स। ओके ओके। एंड जनरल एप्टीट्यूड का आपने कुछ अलग से उसके लिए प्लान किया था, पढ़ाई की थी कि जस्ट नॉर्मल? जस्ट नॉर्मल ही था, टेस्ट सीरीज के थ्रू हो जाता है वो तो। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका जो ये ऑल इंडिया रैंक 68 आया, इसमें आपका सबसे बड़ा जो फॉर्मूला बोलते हैं, जो सबसे पंचिंग पार्ट था, वो क्या था जो आपको सबसे ज्यादा कारीगर साबित किया? कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन। मेरा यही था कि जब दिसंबर और जनवरी आया, लास्ट के 2 मंथ कंसिस्टेंटली पढ़ा, 7 बजे उठो, पढ़ो, फिर 11-12 तक पढ़ो, फिर लंच, फिर बैठ जाओ और फिर से 5 बजे तक पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स करो, खुश रहो, दोस्तों को खुश रखो, और फिर एक राउंड और करो और फिर सो जाओ। 10 to 11 तक मैं सो जाता था और मैंने 60 डेज यही फॉलो किया। और मैं एक नोटबुक मेंटेन किया जिससे कि अगले 1 हफ्ते तक मेरे को क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा हो गया, क्या रिवाइज करना है, तो ये सारे मैंने मेंटेन किया। और जो आज हो गया है उसको कट करते जा रहा था, जिससे मेरे को मोटिवेशन आ रहा था कि अच्छा मैं इतना कर चुका हूँ, अभी इतना ही रह गया, ऐसे 10 दिन रह गए, ऐसे 20 दिन रह गए, कर लूँगा। तो बस वही है, तो वही रहता रहा, तो मेरे को और मोटिवेशन आने लगा, जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे मोटिवेशन बढ़ता गया। मैंने कहा अब जो होगा सब देखेंगे, पहले अभी अपना जो प्लान बनाया उसको फॉलो करो, जो रैंक आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपना 100% दो, बस यही है, यही मोटिवेशन था। अच्छा, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, आपने शुरुआती में टाइम टेबल कैसा बनाया था आपने, मतलब
किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाया था? न्यू पढ़ना है, देन रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर टेस्ट देना है, तो बहुत सारी चीज़ें, फिर कोचिंग भी रहना है, तो इतना सारा मल्टीपल चीज़ों को आपने कैसे डील किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बेसिकली क्या था कि हर चीज़ का फेज था। तो जब मई, जून, जुलाई, अगस्त था, तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि नई जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं कोचिंग में वो टॉप प्रायोरिटी में थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं न्यूमेरिकल करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को ही मिस कर दूँ, क्लास में जो बातें हो रही हैं वो मिस कर जाऊँ, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मेरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये था कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ो, जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कवर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करो और ज़्यादा अभी न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। मेरा ये था शुरुआत, क्योंकि मेरे को पता था सितंबर से मैं न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करूँगा और जनवरी तक मेरे पास आ जाएगी हैबिट न्यूमेरिकल करने की। अभी कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ, और जो ऐसा नहीं था कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ जो उनकी वर्कबुक थी वो भी करते जा रहा था, और न्यूमेरिकल कर रहा था पर उतना नहीं कर रहा था, टेस्ट सीरीज भी उतना नहीं दे रहा था, एक टेस्ट देता था सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। तो सितंबर तक ये किया मैंने। फिर जैसे ही सितंबर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया तो मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया, जितने भी वर्कबुक से सब कर कंप्लीट किया, फिर से किया, और एक बार ये प्रीवियस ईयर भी किया। तो मेरा ये था कि अब सितंबर के बाद तो अब सिर्फ न्यूमेरिकल करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब बस न्यूमेरिकल करो। तो और एक दिन का ऐसा था, मई में ऐसा रहता था कि सुबह जाओ, कोचिंग जाओ, अच्छे से पढ़ो, वापस आओ, रेस्ट करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्या पढ़ाया गया उसे सोचो कि क्या किस तरीके से, और उस जो पढ़ाया गया उसको एग्जाम के इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचो कि एग्जाम में इससे क्या पूछा जाएगा। आज मेरे को मटेरियल साइंस पढ़ाया गया है तो इससे मुझे आज क्या पूछने वाला है ये गेट वाला, उस हिसाब से उसको दिमाग में स्टोर करो। हर चीज़ को अलग तरीके से मैं स्टोर कर रहा था। सोम पढ़ाया जा रहा है तो सोम में कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके अराउंड में स्टोर करते जाओ। बस स्टार्टिंग में तो ये था कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। फिर जब नवंबर आया तो मैंने प्लान बनाया कि एक सब्जेक्ट को जो जैसे टॉप प्रायोरिटी है उसको 7 बार रिवाइज करना है, किसी को 6 बार रिवाइज करना है, किसी को 5 बार रिवाइज करना है, उसका प्लान बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। सो आपने इस तरीके से डील किया चीज़ों को। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, आपने इन ये सब चीज़ों से कैसे डील किया? लाइक आपको लाइक डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे, लाइक बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करके जाते होंगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, लोग मेरे को आके बोलते हैं सर रिलेटिव आके ऐसा बोल के गया, नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट्स जो जॉब करते थे एंड हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपने कैसे डील किया? मैं तो हमेशा डिमोटिवेशन को एक पॉजिटिव चीज़ ही लेता हूँ, क्योंकि डिमोटिवेशन में बड़ा पार्ट मोटिवेशन का ही है, डी तो छोटा ही है। तो उसमें जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, फिर मैं उसी पे काम करता हूँ। जो लोग मेरे अच्छा बोलते हैं मैं उनसे फिर भी दूरी बना देता हूँ, लेकिन जो मेरी बुराई करते हैं मैं उनके पास ही रहता हूँ, जिससे कि वो बता पाए कि क्या करना है और मेरे को मौका दे अपने आप को प्रूव करने का। तो मेरा यही था कि वैसे तो मेरे को कोई डिमोटिवेशन था ही नहीं कभी, हमेशा मोटिवेट रहता था कि मेरे को करना है और जो होगा सो देखेंगे, अपना 100% दो, जो रैंक आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर और भी चीज़ें होती हैं लाइफ। जब आप इस सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो भी रैंक आएगा, जो भी होगा, हम उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले से ये प्लान बनाओगे कि 100 लानी है तो उसके बाद मेरा कुछ नहीं होगा, 100 नहीं आएगी तो 200 नहीं आएगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे सोचोगे तो फिर डर लगने लगता है, डर बिल्डअप होता है, जैसे एग्जाम पास आता रहता है। आप ये पहले ही कर लो कि जो होगा हम देखेंगे, और अभी मेरे को 100% देना है। और जो मोटिवेट, वैसे मेरे को कोई डिमोटिवेट नहीं करता था और मैं ही सबको मोटिवेट करता था कि होगा, हम सबका होगा और अच्छा ही होगा जो होगा। तो बस यही है कि डिमोटिवेशन तो ऐसा कोई था नहीं, और कोई डिमोटिवेट करता है तो मैं उसको और स्माइल करके थैंक्स बोलता हूँ और बोलता हूँ करते रहो, जिससे कि मेरे को आगे पता चले कि और क्या क्या करना है। ओह, बहुत बढ़िया लाइन बोला आपने, बहुत ही बढ़िया लाइन बोला। तो अच्छा, एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया करते थे? कुछ अगर आपके पास ऐसा होगा पिक्चर आप यहाँ पे शो कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एक्चुअली अभी मैं घर पे हूँ तो अभी मेरे पास कोई मटेरियल है नहीं, वरना मैं दिखा देता। और मेरा ऐसा था कि मैं बताया था मई से सितंबर तक जो पढ़ाया जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो जैसे क्लास होती है 6-7 घंटे की क्लास होती है, तो उस 6-7 घंटे को एक पेज में या हाफ पेज में लाओ। उसका समरी क्या था उस क्लास का, क्या क्या इंपॉर्टेंट वो थे। मेरा यही था कि कोचिंग से आओ और जो आज क्लास में पढ़ाया उसको हाफ पेज के अंदर लेके आऊँ, हाफ पेज या 1 पेज के अंदर लेके आऊँ कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या ऐसी चीज़ थी जो सर ने बोला था कि ये ज़रूर गेट पूछेगा। तो वो चीज़ मैं लिख लेता था, क्योंकि नोट्स तो अलग होते हैं और शॉर्ट नोट्स अलग होते, जल्दी रिवाइज होता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखा। आप जो भी क्लास अगर अटेंड कर रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स तरीके से बनाओ कि दोबारा क्लास अटेंड ना करनी पड़े, दोबारा पूरा नोट्स ना पढ़ना पड़े। तो बस वही था मेरा ये
कि हर क्लास को मैं आधे पेज में या एक पेज के अंदर लेके आया। तो मैं शॉर्ट नोट्स पूरा एक मतलब कोचिंग जैसा ही बन गया हर एक दिन का। ओके, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वही है अभी जो मैं बोला कि डिमोटिवेट ना हो, इंस्पायर्ड रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों से बात करें। जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है उसको भी थैंक्स बोलें और उसकी बात को लाइटली लें। क्योंकि जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो भी आपका फेलो स्टूडेंट है, आपसे नीचे होगा। कोई बड़ा आदमी आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसको अच्छे से माने। अपने जो फैकल्टीज और पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें, जो वो बोल रहे हैं उसको माने, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है। जो आपके साथी एस्पिरेंट्स हैं वो कभी कभी हवाबाजी करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने वहाँ पे सुना था, क्या पता उन्होंने कुछ किया भी ना हो। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो और टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं, वो देखिए आप उनकी क्या प्रैक्टिस थी। वो ये सब में पढ़ते नहीं है कि ये फैकल्टी ऐसा है, वो फैकल्टी ऐसा है, फैकल्टी का बुरा बुरा बोलना। फैकल्टी की हमेशा रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और पॉजिटिव रहें और एक्सेप्ट करें कि जो होगा हम देखेंगे। पहले अपना 100% दें। लाइफ बहुत बढ़िया है और बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं गेट के सिवा भी। वही है कि पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होगा जो होगा, और अपना 100% दें। ओके ओके, बहुत बढ़िया बात कहा आपने। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का सेशन डेफिनेटली ये हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगा, है ना? सो थैंक यू फॉर योर टाइम। या ओके, सो बाय बाय।